चलिए, तो हम लोग आज जानेंगे प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है, उस चैप्टर से निकाला गया कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को निकाला गया है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है, पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब वो सर्च लाइट होता क्या है? तो आप इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, सर्च माने होता है ढूंढना या खोजना, लाइट माने प्रकाश, यानी जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को ढूंढते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यही होता क्या है कि जो भी विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी रट लेते हैं कि सर्च लाइट सर्च लाइट सर्च लाइट। पूछ दीजिएगा सर्च लाइट होता क्या है तो पता नहीं है। तो सीधा सा बात समझ लीजिए, सर्च लाइट का मतलब हो गया टॉर्च। यानी कहा गया कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट यानी बल्ब में जो टॉर्च में जो है, टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है, लेकिन फिर भी जो है पूरा प्रकाशमय कर देता है। किसी भी चीज को देखने पर एक बार जलाते हैं पूरा इजोर हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस सर्च लाइट के भीतर का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा भाग, ये आखिर जो होता है, इस सतह जो होता है किस दर्पण का बना होता है? तो याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। ध्यान रखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि आप जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है, यहाँ इस फोटो से ही देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण, बीच में जो आ गया ये आपका ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, यहां पर आई है, यहां पर आर है, इसको कहते हैं आपतन कोण, ये है आपका परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर ये टोटल आके मिल रहा है, इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, इसका नाम है आपतन बिंदु। यहीं से जो है पूरा प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। क्लास 10th में, अगर कक्षा 10वीं में आप पढ़ रहे हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम से एक किसी को भी पूछ देता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ दे या प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछ दे, 2 अंक स्तरीय में पूछना तय है। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इस चीज को। तो इसको फिर से एक बार जाते समय भी और बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है और अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आप भली भांति इस बात को जान रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है बता ही देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसका कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का वैल्यू जो होगा बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये आपका है 30 डिग्री, तो ध्यान रखिए इहो होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो इहो 30 डिग्री होगा। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए तब यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब किसी रेखा पर कोई रेखा लंब हो तो उस रेखा के दोनों ओर जो है
90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर अधिकतम जो है आप 180 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। चलिए अब आगे, प्रत्येक चैप्टर का 40-50 जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सके प्रत्येक विषय का बनाकर उस चीज को डाला जाएगा। आप उसको बढ़िया से कॉपी में, नोटबुक में आप उसको क्या करिए, नोट कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि आज आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं में जो है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड करना काफी जरूरी है, अच्छा अंक लाना है तो। इसलिए आप इस चीज को देखिए, आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, अगला क्वेश्चन कहा यदि किसी बिंब, यहां पर कहा यदि किसी बिंब, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिंब क्या है भाई, हम तो बिंब पढ़े ही नहीं। बिंब का मतलब वस्तु होता है, बिंब का मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब माने बिंब का बिंब, वस्तु लेखन दूसरे को बन जाए आकृति, तो बिंब का बिंब प्रतिबिंब हो गया। तो हमारे कहने का अर्थ है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन जो है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ऋणात्मक धनात्मक समझते हैं ना, ऋणात्मक मतलब घटाओ में है, माइनस में है, ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर आप दर्पण पढ़े हुए हैं, परावर्तन में तो आप जानते ही हैं, दर्पण पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है। अब हम आपको बताना यह चाह रहे हैं कि बिंब का प्रतिबिंब जो है, बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर किसी प्रतिबिंब के बारे में, आवर्धन के बारे में पूछ रहा है तो फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आवर्धन का होता है। और दूसरा तो एक इतना बढ़िया ट्रिक है जानने का कि अगर ऋणात्मक चिन्ह कह रहा है तो समझ लीजिए कि दर्पण के परावर्तक सतह के सामने का बात हो रहा है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के सामने जब कभी भी कोई प्रतिबिंब बने तो समझ लीजिए कि वो प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो उल्टा होना तय है, क्योंकि एक गुण होता है, जब कोई प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब कोई प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा। वास्तविक में चिन्ह जो होता है, जो भी चिन्ह हो, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सबका चिन्ह होता है माइनस में, और आभासी वाले में, काल्पनिक वाले में जो होता है, वर्चुअल वाले में जो होता है, वो समझ लीजिए कि प्लस में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऋणात्मक चिन्ह जैसे ही कहा हमारे दिमाग में आ गया कि वास्तविक और क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, कहने का मतलब है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं ये दाढ़ी बनाते टाइम में जिस दर्पण में अपना चेहरा देखे, उस साफ दिखाई दे, पूरा एकदम क्लीन हो कि हाँ भाई दाढ़ी कहीं छूट ना जाए, तो एक ही दर्पण है जो कि अवतल है, छोटा से छोटा चीज को बड़ा दिखाने का काम करता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा होता है। तो इसका आंसर सही होगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा हो, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दर्पण आपका अवतल हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के बारे में आप जान रहे होंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा आभासी होता है, अंग्रेजी में वर्चुअल कहते हैं उसको। हमारे कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आभासी है तो धनात्मक होगा, प्लस में होगा। वक्रता त्रिज्या, ध्यान रखिए, आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। दर्पण कौन सा है, उत्तल है। दर्पण जब उत्तल है इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए यहां से हम बनाए हैं, तो जिस जगह गोलीय दर्पण के ध्रुव को, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर P होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु डाल दिए OA, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव पोल के बीच, ठीक बीच में फोकस होता है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चूंकि दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे वाला भाग है, अपोजिट साइड में है,
तो ये धनात्मक होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो r है आपका वक्रता त्रिज्या है, ये प्लस में है 32, यानी r का मान कितना दिया है 32। आपसे पूछा है फोकस दूरी, फोकस दूरी का मान मतलब f। तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, फोकस दूरी का दुगुना, और फोकस दूरी होता है आधा। इस चीज को आप जानते हैं कि r बराबर होता है 2f, चाहे f बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुना, और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा। तब 32 के आधा जो है 32 के आधा 16 होगा। अब कहिएगा सर जी 16 तो दो को दिया है, अब कौन 16 होगा, 16 प्लस वाला होगा कि 16 माइनस वाला होगा, ये भयंकर समस्या है भाई। तो याद रखिए दर्पण कौन, तो उत्तल, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक होता है, क्योंकि दर्पण के परावर्तक सतह के अपोजिट साइड में है। तो इसका सही आंसर होगा +16, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, टाइम काफी लगेगा, इस बात को समझते चलिए आप लोग। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है आपको दाढ़ी बनाने वाले पर। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है बताइए आप लोग, अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। ध्यान रखिए इस बात का, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है ये प्रकाश के परावर्तन का है, प्रकाश के परावर्तन का जो है जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको निकाला गया है ताकि आपके काम आ सके। इसी तरह का वीडियो जो है प्रकाश के अपवर्तन का बनेगा, मानव नेत्र का बनेगा, विद्युत धारा का बनेगा, जो भी चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री में बनेगा, हिंदी में बनेगा। इसलिए यदि अभी तक आप लोग जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम का अब टाइम नहीं है। और इसी तरह का विशेष रूप से तैयारी कराया जाएगा, विशेष करके क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। दंत विशेषज्ञ माने दांत के डॉक्टर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब मान लीजिए दांत खराब हो गए, भीतर के दांत है, उसको देखना है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो एक पतला सा इस टाइप का लेंस लगाया जाता है ताकि आखिर क्या परेशानी है उसको हम देख ले। तो बस फिर से वही बतवा आ गया दढ़िए वाला, आखिर के अंदर के चीज को बड़ा करने का काम जो कर रहा है तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। आप लोग ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम जिस समय बता रहे थे उसमें बताए हैं परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, कि आपतन कोण के और विचलन कोण बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर समझिएगा, कहने का अर्थ है अभी थोड़ा देर पहले हम आपको जब बताए हैं तो उसमें एक चीज बताया है कि परावर्तन के नियम में क्या होता है। तो पहले का तो हो गया सब एक ही तल में होता है, और दूसरा का होता है आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो बराबर होगा। अपवर्तन तो आपको आपतन में पढ़ना है, अपवर्तन अलग चीज हो गया। अपवर्तन तो प्रवेश करके मुड़ता है, अपवर्तन में ही होता है। परावर्तन में रिफ्लेक्स करता है, आएगा टकरा के चला जाएगा। दोनों का दो काम है। परावर्तन जो होता है, परावर्तन के कारण आप दुनिया के किसी भी वस्तु को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर जो है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, इसी चीज को देख रहे हैं, तो ये चीज कैसे हमको दिखाई दे रहा है, प्रकाश इस पर पड़ा और क्या हमारे आंख तक आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ इस चीज, जिस कारण से हमको किसी दुनिया का किसी भी चीज को आप देखते हैं तो समझ लीजिए वहां पर परावर्तन की क्रिया हो रहा है। परावर्तन की क्रिया नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी देख लीजिए आप। हमारे कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण है, फोटो बनाए थे हम, गोलीय दर्पण हो गया। अब ये गोलीय दर्पण तो यहां से बना, यहां से बना, यहां से यहां तक को तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होता है,
ये वक्रता त्रिज्या होता है। वो आपका जो भी समझिए दर्पण होके, इधर आ गए वक्रता त्रिज्या है, इधर भी चल गए वक्रता त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पर आधा का थोड़ी ये बोला है, ये पूरा के बोला है। गोलीय दर्पण के जो है सीमा रेखा का व्यास, इस सीमा रेखा का जो व्यास है ये क्या कहलाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, याद रखना, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को, अभी थोड़ी देर पहले हम बता दिए इस बात को भी। आप बताया है ना कि आप दुनिया के किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं, तब प्रकाश जो है उस पर पड़ा और वहां से रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित हुआ, तब ना हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या कहा? अवशोषित करे। अवशोषित कर लेगा तो उसी के पास रह जाएगा। क्या दिया? परावर्तित करे। अपवर्तित का तो खैर बात ही नहीं है। अपवर्तन का क्रिया हुआ का मतलब इस पर पढ़ के वापस नहीं आया, आर पार हो गया, ठीक है, तो अपवर्तित तो खैर होगा ही नहीं। परावर्तित या अपवर्तित का दोनों में से कौन हो, ई हो और ई हो कह दिया हो, तो नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। परावर्तित ना करे तो आप नहीं देख पाइएगा। कहिए कि आंख तो हमारा पास वर्ते बा, अरे तो आंख होने से होगा? आंख माध्यम का काम करता है, प्रकाश नहीं रहेगा तो आंख होते हुए भी तुम नहीं देख पाएगा। वो सबके पढ़ने का मन कर रहा है, ये सब कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है आज। ये सब भी जो है कुछ ज्यादा ही मजाक करने के मूड में है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। इस बात को भी ऑलरेडी हम समझा दिए हैं, स्टार्टिंग में ही समझा है कि किसी भी वस्तु का आभासी होगा तो सीधा होगा। आभासी और सीधा जो है, आभासी और सीधा देख लीजिए, किसी भी दूरी पर रखे उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। सीधा और छोटा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा? छोटा। तो समझ लीजिए वो दर्पण कौन सा होगा। यदि किसी वस्तु के दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखे, माने कतहूं रखे, और उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा हो और छोटा हो, तो वह प्रतिबिंब होगा आपका उत्तल। वह दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण माने वो है जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं अपना सुबह सुबह जगकर, है कि नहीं है, बाल झाड़ते हैं, वही दर्पण आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण का भी गुण होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। बस सीधा सा देखिए, 60 का कोण बनावे तो परावर्तन का है तो 30 का बनेगा, क्योंकि यहां पर 90 हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अविलंब हो गया, यहाँ पर समतल दर्पण रखा गया है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। कोण कितना का बन रहा है? 60 डिग्री का। किसी समतल दर्पण पर सारे कोण बनाते हुए टकराती है प्रकाश की किरण, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? इस कोण के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री का कोण बनाया, अब पूछ दिया आपसे हेकरा बारे में कि परावर्तन कोण जो है कितना होगा। तो जब ई 60 है, बात समझिएगा, और आपको बता दिया गया कि लंब डालने पर ई टोटल का वैल्यू होता है 90 होता है। ई जब 60 होगा तो ई 30 होगा, और परावर्तन के नियम से आई के बराबर आर होता है। तो जब ई 30 तो ई 30 ना हो जाएगा हो, परावर्तन कोण का मान 30 आ जाएगा। आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ध्यान रखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें है। 48 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम दीजिए और देखते जाइए, समझते जाइए, और कॉपी रखिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप, ताकि आगे भी आप उसको देख सके। अब इसके बाद जो क्लास चलेगा वो प्रकाश के अपवर्तन का चलेगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। और इस चीज को और बढ़िया से, जैसे कि इस चैप्टर को समझना हो तो उसका भी वीडियो अभी नहीं है, लेकिन उसको भी डाला जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। और विस्तार से प्रत्येक चैप्टर का डिफिनेशन, प्रत्येक चैप्टर में परावर्तन अपवर्तन जो भी है सबको समझाया जाएगा, उसको भी आप देखते जाइएगा। चलिए, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब आभासी होगा, काल्पनिक होगा, तो पर्दा पर कहां से उतार लीजिएगा आप? क्योंकि पर्दा पर उसी प्रतिबिंब को हम प्राप्त करते हैं जो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं? तो आप जानते हैं नहीं। आगे बढ़िए। किसी दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर हो, खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। बात समझिएगा, आपका प्रतिबिंब जो है सीधा ही बनता है। तो सीधा बन सकता है, आभासी किसमें बनता है? समतलों में आभासी है, उत्तलों में आभासी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर समतल या उत्तल। समतल या क्या हो जाएगा? समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि दोनों में आभासी होता है। आगे देखिए, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? अब बात समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसका मतलब आभासी बन सकता है। एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जो दिया जा रहा है, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ध्यान देना, समतल तथा अवतल दर्पण में, समतल में तो आभासी, समतल में तो क्या कहा गया? समतल में वास्तविक नहीं बन सकता है, अवतल में तो वास्तविक बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो समतल में वास्तविक नहीं बन सकता है। समतल तथा अवतल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि समतल में वास्तविक नहीं बन सकता है, और अवतल में तो बन सकता है वास्तविक। अवतल में वास्तविक बन सकता है, समतल में वास्तविक नहीं बनेगा। इसका सही आंसर होगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव क्या होता है? आभासी होता है। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जबकि अवतल में आपका आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इतना तो आप जानते हैं कि आभासी और सीधा बनता है। और प्रतिबिंब बनने का बात है तो वो तो स्थान पर निर्भर करता है, जिस जगह आप जितना पास रखिएगा उसी हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो है प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, वो निर्भर करता है वस्तु आप कहाँ रख रहे हैं। जिस जगह वस्तु रखिएगा उसी के अनुसार उसका फोटो भी बनेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहीं भी बन सकता है, प्रतिबिंब जो है कहीं भी बन सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में जो है किस दर्पण द्वारा, इस सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो देखने वालों में कुछ सर जी क्या लिख दिए हुए। प्रिंटिंग में होता है थोड़ा समस्या, ठीक है। कभी कभी जो है कि कभी कभी टाइप कर दीजिएगा कुछ और है, जब उसको सामने लाइएगा तो चेंज थोड़ा सा फ्रंट उसका हो जाता है। तो इस चीज को जो है इसलिए हमको सुधारना पड़ रहा है। इसका मतलब इस वजह गलती हो गया, गलती लिख दिए हो, गलती पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हम उस चीज को जो है देख कर ही बताएंगे। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो उस चीज को आप बताइएगा, उस पर काम किया जाएगा, सुधारा जाएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल और समतल द्वारा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, ध्यान रखिएगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए क्योंकि क्वेश्चन ढक गया है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर ढक गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप आगे का। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, एक बात आपको हम बता दें, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है ना, दर्पण में स्पेशल है, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू होता है तो उसमें कहता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बस प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसमें आपको पढ़ना है कि किरण पुंज के बारे में, पदार्थ के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। इस चैप्टर में मेन होता है दर्पण सूत्र 1/A = 1/V + 1/U। उसके बाद में होता है आवर्धन, उसके बाद वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बस यही इस चैप्टर में है विशेष रूप से। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग, ये सब चीज को देख लेना है बढ़िया से। तो आभासी प्रतिबिंब का बात कहा, तो आभासी प्रतिबिंब जो है ध्यान रखिएगा आप, जो है कि आभासी प्रतिबिंब देखिए केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, आपको कह दिया तीनों प्रकार के दर्पणों में। तो आप तो कहिएगा सर जी, एक बार में बोलिएगा कि आभासी प्रतिबिंब समतल में बनता है, उत्तल में बनता है, अवतल में तो नहीं बनता है, लेकिन अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। ध्यान रखिए, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच आप किसी वस्तु को रखते हैं ना अवतल दर्पण में, तो वो प्रतिबिंब आभासी ही होता है। ध्यान रखिए, तो इसका आंसर सही होगा तीनों प्रकार के दर्पणों में। तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा हम किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उसके आगे हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जैसे ही दिमाग में आए बस हर एक चीज उसका माइंड में डाल लीजिए। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और मतलब जिसके बारे में कहा उसका पूरा माइंड में होना चाहिए। अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब। देखिए पहले संजोग से अभी हम बताएं ये चीज, यहाँ कह दिया कि बिंब की स्थिति, बिंब का स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है आभासी और बड़ा होगा। आभासी और क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, आभासी और बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से दाढ़ी बनाने वाला क्वेश्चन आप देखे थे कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण, तो समझ लीजिए अवतल दर्पण। सेम वैसे ये खानदानी क्वेश्चन ही हो। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या रहता है? कॉमन रहता है, वो साइड मिरर के रूप में। कभी कभी कहता है साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो साइड मिरर या पश्च दर्पण, पीछे देखे वाला आईना के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष से मापते हैं? बस गोलीय दर्पण यानी दर्पण में जो है, एक बात हमेशा याद रखिए, दर्पण जो है कोई भी हो, दर्पण आपका कोई भी हो, ये अवतल दर्पण बना रहे हैं हम, दर्पण कोई भी हो, जो भी आप दूरी मापते हैं ना, ये ऐसे से मापते हैं। आयु जो होता है दर्पण का ध्रुव होता है, इसको हम पोल बोलते हैं, POLE पोल। पोल माने होता है ध्रुव। ध्यान रखिए, ये जो है दर्पण का ध्रुव है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो आंसर हो जाएगा ध्रुव के। किसके सापेक्ष हो जाएगा? हो ध्रुव के सापेक्ष हो जाएगा। उसके आगे अगला क्वेश्चन, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? बात समझिएगा, कहां पर स्थित होने से, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बने। यानी वस्तु को कहां रखा जाए, वस्तु को कहां रखा जाए कि फोटो जो है कहां बने? तो फोकस पर बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बात हमेशा आप जानते हैं कि एक ऐसा आकृति बनाते हैं आप अवतल दर्पण में कि वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये बात आप जानते हैं बहुत बढ़िया से। लेकिन यहाँ कहा कि अवतल दर्पण के कथी बने? तो फोकस पर बने। अवतल दर्पण के फोकस पर बने। तो अवतल दर्पण के फोकस पर कहाँ बनेगा? ध्यान रखिए, फोकस पर रखिएगा, फोकस पर नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ध्रुव पर कहाँ से रख पाइएगा? ध्रुव पर तो ध्रुव और आपको रखना है। ध्यान रखिएगा, अनंत पर रखिएगा। जब अनंत पर, तो अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो ध्यान रखिए, अनंत पर रखिएगा वस्तु, तो अनंत पर वस्तु रखिएगा तो वो बनेगा आपका फोकस पर। वो फोटो कहाँ बनेगा? फोकस पर। आगे
वस्तु से छोटा, यहाँ कहा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी, तो बस वस्तु से छोटा और आभासी जब भी कहे तो उत्तल होगा। वस्तु के बराबर जब कहता है तो समतल होता है, ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण से, वस्तु से छोटा और आभासी जो है आपका उत्तल दर्पण से। अब कहिएगा कि अवतल काहे नहीं होगा, तो अभी न बताया है। अवतल दर्पण में आभासी एक ही जगह बनता है जिसका स्थान है ध्रुव और फोकस। वो भी जब रखते हैं ना तो आभासी तो बनता है, लेकिन बड़का चुके बनता है। लेकिन यहाँ पर छोटा का बात कहा है, तो छोटा का बात कहा तो उत्तल। अब गए समतलों में तो आभासी होता है, तो उसका भी गुण है, उसमें बराबर बनेगा। उसमें जो बनेगा वो बराबर बनेगा, तीनों का तीन तरह है, ध्यान रखिएगा। तो कन्फ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो कन्फ्यूजन होबे नहीं करेगा, 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का होता है। अभी बताया है थोड़ा देर पहले, ध्यान रखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होता है। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, फोकस दूरी पूछा है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अवतल, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, ये पूछना तय है, इस समझ नहीं पाते हैं कि आधा क्या है दुगुना क्या है। आपसे कहा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधा होता है। आधा होता, अब कहता अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का होता है, दुगुना होता है। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछता है, उसकी फोकस दूरी का क्या होता है, तो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ऑलरेडी हम ये फोटो भी बना के आपको समझा दिए हैं। मान लीजिए इस जगह से इस दर्पण का हम निर्माण किए, तो इसी कहलाता है वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव है ही, दोनों के ठीक बीच में जो होता है स्थित, वो आपका एफ है। इहवा से लेके हिहवा तक कहते हैं छोटका एफ यानी फोकस दूरी। इहवा से लेके इहवा तक कहते हैं आर यानी वक्रता त्रिज्या। तो ठीक बीच में जब है तो जितना ई है उतने इहो होगा, तो जितना ई है उतने इहो होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम दुगुना नहीं कर सकते। तो याद रखिए, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब केवल आभासी कहा है, ध्यान रखिएगा, यानी इसमें वास्तविक नहीं बन सकता है। तो आभासी कहने का आभासी तो तीनों बन रहा है, लेकिन केवल आभासी, खाली आभासी बने तो आभासी समतल और उत्तल बनता है। अवतल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अवतल में वास्तविक भी बनता है, इसमें कहा है खाली आभासी। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन एक मिस्टेक है वहां पे, आगे देखिएगा। ईंट है, आगे आपका आप ही के चैप्टर से, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, और पारभासी जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे। ये बात आप जानते हैं। तो ईंट है, ईंट के आप आर पार देख सकते हैं का, नहीं देख सकते हैं, तो आपका अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके आगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दिले हवा इस बार। फोकस दूरी, दर्पण तो उत्तल ही है, फोकस दूरी दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। आप पूछ दिया आर क्या होगा, तो आर बराबर आप जानते हैं 2f होता है। 2f का मतलब 2 गुना प्लस 20, तब 20 दूना कितना प्लस 40, दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। चलिए उसके आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। अवर्धित माने होता है बहुत बड़ा, हर्षित माने होता है छोटा। तो याद रखना काल्पनिक और हर्षित हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, आभासी नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। आवर्धित भी नहीं बनता है, बड़ा भी नहीं बनता है। बड़ा कहे तो अवतल, छोटा कहे तो उत्तल।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ध्यान रखिएगा, आभासी तथा बराबर। हम बताए हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और बराबर होता है, समान साइज का होता है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अब देखिए क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन जो है अभी तुरंत हुआ था, ध्यान रखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अभी बताया गया है आपको तुरंत। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित माने बहुत बड़ा, काल्पनिक तो अवतल में होगा। एक ही दर्पण है अवतल जिसमें बड़ा और काल्पनिक भी बनता है। चलिए आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, फर्स्ट क्वेश्चन शायद था ही। आवर्धन यानी कि वही फोकस दूरी वाला चिन्ह माइनस में अगर है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा वो, तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा, आप देख लीजिए क्या क्या दिया है, उल्टा होगा, सीधा होगा, ऋणात्मक है तो सीधा तो होगा नहीं, सीधा भी तो होगा नहीं। ध्यान रखिए, ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। ध्यान रखिएगा, उल्टा होगा। ऋणात्मक है तो उल्टा होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसके आगे, प्रकाश किरणें गमन करती है। प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन नहीं, सीधे रेखा में चलता है प्रकाश की किरणें। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके आगे, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कहीं कहीं उत्तल दर्पण देता है, कहीं कहीं अवतल दर्पण देता है, तो कहीं कहीं नहीं, अवतल दर्पण होबे करता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाने वाला दर्पण होता है अवतल। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र अभी बताया गया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण कहे तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण होता है अवतल और उत्तल। उसके बाद में चलिए 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन का सेट था। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन, उसमें का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा उसका वीडियो बनेगा, उसको भी देख लीजिएगा।